तो चलिए आज बात करते हैं एड्रियन रिच की एक बहुत ही कमाल की कविता आंट जेनिफर के बाघ के बारे में। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि कढ़ाई के धागों से बुनी हुई एक ऐसी पावरफुल कहानी है जिसके हर एक पहलू को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पता है, इस कविता की जो सबसे खास बात है वो है एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ तो है एक बेखौफ ताकतवर कला और दूसरी तरफ है उसे बनाने वाली एक डरी सहमी दबी हुई कलाकार। एक ही कहानी लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनिया। कविता की शुरुआत ही एक बहुत ही दमदार इमेज से होती है। ये जो बाघ है ना, ये कोई असली बाघ नहीं है। इन्हें तो आंट जेनिफर ने बड़ी मेहनत से अपनी कला के जरिए एक पर्दे पर जिंदा किया है, मानो ये उनकी अपनी कल्पना, उनके सपनों की एक उड़ान हो। तो ठीक है, चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस रचना की, यानी खुद उन बाघों की दुनिया के बारे में। जरा सोचिए, इन बाघों को डिस्क्राइब करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो कितने खूबसूरत हैं। उन्हें पुखराज जैसा चमकीला बताया गया है, मतलब एक सुनहरा पीला कीमती पत्थर। और उनका घर, वो है एक हरा भरा जिंदा दिल जंगल। क्या कमाल की इमेजिनरी है। तो मतलब पहले ही स्टैंजा में हमें इन बाघों की एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिल जाती है। ये एकदम आज़ाद हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, इन्हें किसी का डर नहीं है, गर्व और शांत से अपनी दुनिया में घूमते हैं। तो ये तो हुई बाघों की बात। अब चलिए अपना ध्यान इस रचना से हटाकर इसे बनाने वाली पर लाते हैं, और यहीं पर वो गहरा कॉन्ट्रास्ट और भी ज्यादा उभरकर सामने आता है। ये देखिए, यही है वो कोर कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ है निडर, कॉन्फिडेंट और आज़ाद बाघ, और दूसरी तरफ है उन्हें बनाने वाली आंट जेनिफर, जो खुद डरी हुई हैं, कांप रही हैं और बंधनों में जकड़ी हुई हैं। कितना बड़ा फर्क है ना? जरा आंट जेनिफर की हालत पर गौर कीजिए। उनके हाथ इतने कांप रहे हैं कि वो कढ़ाई वाली सुई को ऊन में से खींच तक नहीं पा रही हैं। ये सिर्फ कांपना नहीं है, ये उनके अंदर के डर और घबराहट का एक जीता जागता सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी इस कमजोरी और डर की वजह क्या है? वो इतना डरी हुई क्यों है? कहाँ से आ रहा है ये खौफ? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल सिंबल में छिपा हुआ है। एक ऐसी चीज जो आंट जेनिफर की पूरी जिंदगी पर एक बोझ की तरह हावी है। और वो सिंबल है अंकल की दी हुई शादी की अंगूठी। कविता की ये लाइनें साफ साफ बताती हैं कि ये अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि एक भारी दमनकारी बोझ है। और एक बात साफ कर दें, ये कोई लिटरल फिजिकल वजन नहीं है। अंगूठी का ये भारीपन असल में वो इमोशनल और मेंटल बोझ है जो वो ढो रही हैं। एक मुश्किल शादी का बोझ और उस समाज का बोझ जिसने उन्हें बांध कर रखा है। तो चलिए इन मेन सिंबल्स को एक बार फिर से देखते हैं। बाघ, वो आज़ादी और हिम्मत का सिंबल है। शादी की अंगूठी, वो है ऑपरेशन यानी जुल्म का सिंबल। और वो सुई, वो उस जुल्म के बोझ के नीचे भी कुछ नया बनाने के स्ट्रगल का प्रतीक है। अगर इन सिंबल्स को समझ लिया तो समझिए कविता का गहरा मतलब समझ आ गया। तो अब सवाल आता है कि आखिर में होता क्या है? यहीं पर कविता एक अंतिम और सच कहूं तो एक दिल तोड़ने वाली सच्चाई हमारे सामने रखती है। होता यह है कि जब आंट जेनिफर की मौत हो जाती है, तब भी उनके डरे हुए हाथों में वो अंगूठी मौजूद रहती है। ये इस बात का सिंबल है कि वो अपनी जिंदगी में उन मुश्किलों से, उस कंट्रोल से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाई। लेकिन उनके इस अंजाम के बिल्कुल ऑपोजिट है वो विरासत जो वो पीछे छोड़ जाती हैं। उनकी कला, वो बाघ जो उन्होंने बनाए थे, वो हमेशा जिंदा रहेंगे, गर्व से निडर होकर उछलते कूदते रहेंगे। वो उस आज़ादी का प्रतीक बन जाएंगे जो आंट जेनिफर को कभी नसीब नहीं हुई। मतलब कलाकार तो चला गया, लेकिन उसकी कला हमेशा के लिए आज़ाद रह गई। ये एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल कंक्लूजन है। पर आखिर इस इतनी दमदार कविता के पीछे का दिमाग किसका है? कौन है इसकी रचनाकार? चलिए अब कवयित्री एड्रियन रिच के बारे में थोड़ा जानते हैं, ताकि हम समझ सकें कि ये कविता इतने बड़े लेवल पर क्यों मायने रखती है। एड्रियन रिच, जिनका जन्म 1929 में अमेरिका में हुआ, वो 20वीं सदी की वुमेन्स मूवमेंट की एक बहुत बड़ी और प्रमुख आवाज बनी। उन्होंने अपनी राइटिंग का इस्तेमाल रेसिज्म, मिलिटरिज्म और पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता की आलोचना करने के लिए किया। उन्होंने कविता के 19 वॉल्यूम्स लिखे और वो एक फाउंडेशनल फेमिनिस्ट थिंकर बनी। वो सिर्फ एक कवयित्री नहीं थी, वो एक योद्धा थी। वो एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा थीं जो बाल विवाह,
दहेज से जुड़ी हिंसा और समाज में फैली हर तरह की असमानता के खिलाफ लड़ रहा था। और जब हम ये सब जानते हैं तो हमें समझ आता है कि आंट जेनिफर के बाग सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक पावरफुल सोशल कमेंट्री है। ये दुनिया भर की उन औरतों के संघर्ष पर एक बयान है जो ऐसे ही बंधनों में जी रही हैं। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ही ज़रूरी और पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आर्ट, क्या कला सच में हमें आज़ाद कर सकती है? क्या हमारी क्रिएटिविटी की ताकत ऑप्रेशन की ताकतों पर जीत हासिल कर सकती है? ये वो गहरे सवाल हैं जिन पर सोचने के लिए ये कविता हमें मजबूर कर देती है।